यस, गुड इवनिंग रौनक। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंडिकेटर्स कंप्लीट, समाप्त हो गए थे इंडिकेटर्स, राइट? इंडिकेटर्स की समाप्ति हो गई थी और अभी से शुरू हो रहा है आज से हमारा कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। कॉजेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग? और कॉजेस को क्या बोल सकते हैं? कॉजेस मतलब जड़। गरीबी की जड़ क्या है देश के अंदर? reasons. What are the reasons responsible for the poverty in our country? Yes, इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि देश में अभी पॉवर्टी हुई है कुछ टाइम पीरियड पहले, कि देश में सदियों से गरीबी चलती हुई आई है? सदियों से चलती हुई आ रही है। हमारा देश पहले भी गरीब जैसा ही था। उस वक्त तो ठीक है, जरूरतें भी इतनी नहीं थी लोगों की, तो चल जाता था। लेकिन आजकल दिन भर दिन लोगों की जरूरतें भी बढ़ती जा रही है और सामने कमाने के लिए कुछ नहीं बचा है। सो लोग अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? यस, रिकॉर्डिंग ऑन है खुशी, रिकॉर्डिंग ऑन है। समझे? तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। सो टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, देखो, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमको उसकी जड़ तक जाना पड़ता है कि उसकी जड़ क्या है, क्योंकि उसकी जड़ को मिटाना पड़ेगा ना आपको। किसी भी चीज की हो, अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है किसी भी चीज का, तो उसकी जड़ तक आपको जाना पड़े, तो आपको पता चले कि व्हाट इज द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। So it is better to know its causes and then find the solutions. So to eradicate मतलब ये पॉवर्टी जो प्रॉब्लम है हमारे देश की। मैंने कौन सी 3 प्रॉब्लम बताई थी आपको देश की सबसे बड़ी, जिसको मैं 3 पीस भी बोलती हूँ? पॉवर्टी, पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। यस, वेरी गुड। पॉवर्टी, पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन, ये 3 पीस है जो हमारे देश के सबसे बड़े बीमारियों की तरह है। सो टू इरेडिकेट मतलब हटाना, सॉल्व करना, रिमूव करना। To eradicate the problem of poverty, it is very necessary to understand its reasons. In India, the causes of poverty are as follows. So सबसे पहला आ जाता है historical reasons. सभी को पता है कि हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स राज करते थे। Everyone knows about it. सभी को पता है? Yes. सो हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने कितना राज किया, कितना टाइम पीरियड राज किया, किसी को पता है ये? कितने सालों तक? अप्रोक्सीमेटली 150 इयर्स। वेरी गुड। मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ, मैं आपको परफेक्ट फिगर बताऊं तो 190 इयर्स, 190 साल, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 200 साल, अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर राज किया। अंग्रेजों ने क्या किया हमारे देश के ऊपर राज कर कर? वो क्यों आए हमारे देश में? जस्ट टेल मी। पैसा? पैसा तो मैं नहीं बोल सकती। पैसा तो ठीक है, हर किसी को चाहिए था। फॉर? मेरे साथ चैट यूज करो तो अच्छी बात है। बिजनेस पर्पस, रिसोर्सेस एंड ऑल। इंडिया का कैसा था कल्चर? हमारे इंडिया के पास रिसोर्सेस जबरदस्त थे। इंडिया की कौन सी आइटम्स अच्छी थी? क्लोथ्स, टेक्सटाइल अच्छा था, मसलिन एंड ऑल, ये सब कुछ क्लोथ टेक्सटाइल। स्पाइसेस, वेरी गुड, स्पाइसेस हमारे इंडिया का अच्छा था। हाथ से चीजें बनी हुई हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, वो भी तो बहुत अच्छी थी हमारे इंडिया की। एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल, आर्ट, ये सब कुछ भी अच्छा था इंडिया का। तो ब्रिटिशर्स क्यों अट्रैक्ट हुए हमारे इंडिया से? यही चीजों की वजह से। और आपने नाम सुना है, से फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पढ़ के आए हो, बैटल ऑफ प्लाजी,
पढ़ा है ये बैटल ऑफ प्लाजी? हाँ, तो ये बैटल से शुरुआत हुई एक्चुअली, मोस्टली उससे पहले से ही एक्चुअली पोर्टुगीज एंड ऑल तो आ चुके थे हमारे इंडिया में, बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, वो यहीं से आई एक्चुअली। ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन हमारे इंडिया में जब बैटल ऑफ प्लाजी हुआ था तब ये एंटर हुई, और धीरे धीरे हमारे वेस्ट बंगाल को पहले लिया, फिर धीरे धीरे दूसरे राज्यों को लेती गई, और इसी तरीके से मोस्ट ऑफ पार्ट्स में क्या किया इंडिया ने, सॉरी ब्रिटिशर्स ने राज करती गई। ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा किया हमारे लिए? टेल मी। नो। अच्छा, रेलवेज, वेरी गुड। रेलवेज हमको वरदान देकर गए, रेलवेज। एजुकेशन, वेरी गुड। यस। सती सिस्टम एंड ऑल ये हटा दिया, वेरी गुड। और मनी सिस्टम, करेंसी भी तो वही लेकर आए ब्रिटिशर्स। यस, कोर्ट एंड ऑल, ओके वेरी गुड। जस्टिस, ये वाली चीजें, ओके गुड। लेकिन बुरा क्या किया, खराब क्या किया हमारे देश के लिए? एनीवन? एग्रीकल्चर को बर्बाद किया। कैसे बर्बाद किया? क्या सेटअप करके? इंडस्ट्रीज एंड ऑल थोड़ा बहुत सेटअप करके। अच्छा, कॉलोनियल सिस्टम। नंदनी, कॉलोनियल सिस्टम क्या होता है? कॉलोनियल सिस्टम आप मुझे कोई बता सकता है? व्हाट इज कॉलोनियल सिस्टम? कैप्चरिंग द स्टेट, ओके, बोल सकते हैं हम लोग। देखो, आप सभी को पता है ब्रिटिशर्स राज करते थे 190 साल। उन लोगों ने हमारे देश में कॉलोनियल सिस्टम, और कॉलोनियल रूल भी बोला जाता है जिसको, वो निकाला था, जिसमें एक तरफा क्या होता था, एक तरफा ये इंडिया था और एक तरफा था ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स क्या करता था? रूल करता था, ऑर्डर्स देता था, समझे? ब्रिटिशर्स क्या करता था? ऑर्डर्स प्रोवाइड करता था, किसको? इंडिया वालों को। और इंडिया को शांति से सुनना पड़ता था वो सारी चीजें, ठीक है? जिसको अपने बोलते हैं, एक यहाँ पे राज कर रहा है तो दूसरा उसको फॉलो कर रहा है, इसको बोला जाता था कॉलोनियल रूल। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, काफी अच्छा नॉलेज है आप लोगों को इसके रिलेटेड। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल रीजंस कि हमारे सदियों से कैसे चलती हुई आ रही है गरीबी हमारे देश में। So historians say that in 17th century India was comparatively more urbanized and more commercialized nation. देखो, इंडिया काफी अर्बनाइज्ड सिटी एज अ सॉरी कंट्री माना जाता था पहले, क्योंकि बहुत ट्रेडिंग, इंडिया का ट्रेड बहुत अच्छा था। लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया ब्रिटिशर्स ने इसको। इवन धीरे धीरे कमर्शलाइज्ड। जब ब्रिटिशर्स नहीं थे ना, तो उससे पहले इंडिया सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्शन करता था ना एग्रीकल्चर में, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए करता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए ना, तो कमर्शलाइज करवाने लगे। कमर्शलाइज करना मतलब सेल करवाने लगे मार्केट में उसी चीज का। In business, India has a major share in exports of cotton textile, and with that, silk, spices, paddy was also exported. इंडिया बहुत ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था, सिल्क एक्सपोर्ट करता था, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता था, पैडी दैट इज अ राइस, ये सब चीजों का एक्सपोर्ट होता था। बट आ गया बट, लेकिन आफ्टर द एंट्री ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच पीपल, एंड ड्यू टू देयर कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, क्या करते थे वो लोग? रूल करते थे इंडिया के ऊपर और एक्सप्लॉइट करते थे सारे इंडियन पीपल को। इंडियाज एग्रीकल्चर को उसने एक्सप्लॉइट किया, इंडियाज इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट किया, जिसकी वजह से हमारी इंडिया की जो सिचुएशन थी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की, वो डिट्रॉइटेड, मतलब धीरे धीरे खराब होती गई। नेक्स्ट क्या बताया है?
ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्ड इन इंडिया ड्यू टू मैनी रीजंस। और आप सभी को पता है कि हमारा इंडिया पहले भी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नेशन जाना जाता था, आज भी ओरिएंटेड एग्रीकल्चर ओरिएंटेड जाना जाता है, और इवन आगे चलकर भी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नेशन ही बोलेंगे हम लोग इंडिया को, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल, इंडिया के मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन 70 पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर सेक्टर को। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो जाएगा तो हम खाएंगे पिएंगे क्या? तो ये तो कितना बड़ा लॉस हो जाए इंडिया को उसके रिलेटेड। देखो गुरजीत, देयर आर ऑलवेज टू इफेक्ट्स। किसी भी चीजों के हमेशा दो इफेक्ट्स होते ही है, क्योंकि सिक्के का एक साइड नहीं होता है, हमेशा दो साइड्स होते हैं। तो चाहे आप हो, आपके अंदर भी कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीजें होगी, इसी तरीके से हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ नेगेटिव या कुछ पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस होते ही है, क्योंकि हम तभी तो बोलते हैं ना, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, समझे? हेड्स एंड टेल्स ऑलवेज देयर। जिंदगी में भी हमेशा, जिंदगी भी हमारी इसी के ऊपर चलती है। आप मुझे बताओ, क्या खाली आपको सुख खाली सुख ही सुख मिलता है जिंदगी भर? टेल मी, नो। या खाली दुख ही दुख मिलता है आपको? सो देयर इज अप एंड डाउन्स इन अ, होता रहता है अप एंड डाउन्स, पॉजिटिव नेगेटिव रिफ्लेक्शंस चलते रहते हैं, समझे? सो कुछ फायदे हुए थे हमको और कुछ नुकसान भी हुए थे हम लोगों को इसके रिलेटेड, ठीक है? चलो क्या लिखा है? ऑन वन हैंड, एक तरफा इंडियन एग्रीकल्चर तो मॉनसून के ऊपर बेस है, यस और नो? पूरा का पूरा मॉनसून। अभी भी बारिश पड़ रही है, आप लोगों के यहाँ पे बारिश पड़ रही है, यस और नो? जबरदस्त बारिश पड़ रही है। अच्छा नहीं है, मेरे मेरे यहाँ पे तो बहुत जबरदस्त बारिश पड़ रही है, जबरदस्त एकदम। तो यहाँ पे क्या होता है पर्टिकुलरली, एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर पूरा का पूरा मोस्टली मॉनसून के ऊपर डिपेंड है, और अगर बिन मौसम बारिश हो जाती है या कुछ हो जाता है तो भी नुकसान हो जाता है एग्रीकल्चर में। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग मनी इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। जब मॉनसून होगा तब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा। उसके अलावा ब्रिटिशर्स जो राज कर रहे थे हमारे इंडिया पे, उन्होंने तो कोई भी दिखाया नहीं इंटरेस्ट, वो तो किसी चीज रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं थे। तो पानी तो चाहिए ना, कोई भी खेती बाड़ी करनी है अगर अपने को, तो पानी तो चाहिए अपने को। अगर पानी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आप लोगों ने वो मूवी देखी है लगान? देखिए मूवी, यस और नो? उसके अंदर ब्रिटिशर्स भी दिखाए हैं, उसके अंदर गरीब इंसान कैसे, बारिश नहीं पड़ती है तो उनकी हालत क्या हो जाती है, वो हर एक चीज वहां पे दिखाई है। और ब्रिटिशर्स उल्टा टैक्स लेते हैं, लगान मतलब टैक्स लेना, समझ रहे हो? इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था वो गरीब इंसानों को। एक तो बारिश नहीं, ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखापन, यस। और ब्रिटिशर्स कोई इंटरेस्ट दिखाता नहीं था इरिगेशन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड। ड्रॉट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, हाँ यहाँ पे ड्रॉट की स्पेलिंग क्या आएगी? ओ आएगा यहाँ पे एक ही जगह पे। प्लस जमींदारी सिस्टम, देखो अब मैं समझाती हूँ जमींदारी सिस्टम क्या होता। देखो जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, स्क्रीन पे आप लोग कुछ भी नहीं करोगे, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल। दो पार्ट्स होते थे एक्चुअली, से फॉर एग्जांपल दो तरीके हैं एक्सप्लॉइटेशन करने के जमींदारी सिस्टम। एक है, से फॉर एग्जांपल कोई रिच फार्मर है, उसकी लैंड है, ठीक है, बहुत बड़ी लैंड है उसकी,
और उसके ऊपर ए फार्मर, बी फार्मर, सी फार्मर्स। मैंने आपको बोला कि स्क्रीन पे कोई कुछ भी नहीं करेगा, अदरवाइज आई विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। अगर मैं अच्छी चल रही हूं तो अच्छे से चलो, फालतू चीजें नहीं करने की और अपना नाम भी खराब नहीं करने का मेरे सामने। सो ए पर्सन, बी पर्सन, डी पर्सन, ई पर्सन, समझे, ये क्या होते थे? फार्मर्स होते थे। ये लोग क्या करते थे? काम करते थे। और बताओ, रिच फार्मर तो काम नहीं करता था, और ये फार्मर को जो वेजेस दिए जाते थे, क्या वो सही वेजेस होते थे? फेयर वेजेस होते थे? यस और नो? नहीं। तो फेयर वेजेस नहीं दिए जाते थे। एक ये इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था। दूसरी तरफा जो रिच फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे? जो छोटे छोटे फार्मर्स होते थे ना, स्मॉल फार्मर्स, उनको जमीनें देते थे रेंट पे। किस पे? रेंट पे। रेंट पे दिए देते थे जमीनें, और इस जमीन के ऊपर, एक मिनट, मैं इधर इसको लिख दूं, रेंटल बेसिस पे। तो इसके ऊपर जो प्रोडक्शन होता था ना, ये जमीन के ऊपर, वो क्या देना पड़ता था ये स्मॉल फार्मर को? क्योंकि देखो, ये स्मॉल फार्मर को रेंट तो देना पड़ेगा। रेंट कैसे देगा ये रिच फार्मर को? बताओ मुझे, रेंट कैसे दिया जाएगा? एज अ प्रोडक्शन देना पड़ता था एक्चुअली। ये स्मॉल फार्मर के जमीन के ऊपर जितना प्रोडक्शन हुआ है ना, उसका 90% जितना, तो उसको एज अ रेंट दे देना पड़ता था रिच फार्मर को। बाकी बचा कितना? 10% जितना बचा वो अपने घर के लिए रखता था, और ठीक है थोड़ा बहुत बेचता था जिससे उसकी कमाई होती थी। नहीं अपूर्वा, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, कोई वो नहीं है। क्या बोल रही हूं मैं? एक मिनट। देखो, जो स्मॉल फार्मर होता था ना, उसको रेंट कैसे देना पड़ता था? अपना प्रोडक्शन ही दे देना पड़ता था जितना भी उसको जमीन पे हुआ। तो ये जो फार्मर्स होते थे ना, रिच फार्मर्स, वो बहुत ज्यादा रेंट मांगते थे, इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे छोटे छोटे फार्मर्स को। तो बेचारा छोटे फार्मर के पास तो क्या बचा? 10% जितनी कमाई बची। अभी 10% में वो खुद के घर को भी चलाएगा, 2 वक्त की रोटी भी खाएगा, और कैसे जरूरतें पूरी करेगा? तो वो जो छोटा बेचारा फार्मर है, वो बेचारा क्या हो जाता था? गरीब हो जाता था। और बारिश, प्रोडक्शन हो नहीं हो, तो क्या होगा उससे रिलेटेड? तो जमींदारी सिस्टम ऐसे फॉलो किया जाता है एक्चुअली। और जो बड़े बड़े जमींदार होते थे ना, जमींदार मतलब लैंडलॉर्ड, जो जमीन का मालिक है, दैट इज रिच फार्मर, वो इस तरीके से एक्सप्लॉइट करता था स्मॉल फार्मर्स को। समझ में आ रही है चीज? जमींदारी सिस्टम क्या बोल रही हूं मैं? ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली द जमींदारी सिस्टम। अब आ जाते हैं हम लोग, इसमें समझ लेते हैं क्या लिखा है। इसमें सिर्फ जमींदारी सिस्टम लिखा है, एक्सप्लेन नहीं किया है। देखो, ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू अ रिपीटेड ड्रॉट, मैंने लगान मूवी का एग्जांपल बताया है आपको उसके रिलेटेड, तो आप एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो ड्रॉट, सूखापन हो जाता था, जमींदारी सिस्टम था। टेनेंसी, टेनेंट का मतलब होता है जिस भी पर्सन को हम लोग रेंट पे जमीन देते हैं। टेनेंट मतलब, से फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, फॉर एग्जांपल। अभी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लैंड दी रेंट पे, ठीक है? तो मिस्टर बी क्या कहलाएगा? मिस्टर बी कहलाएगा टेनेंट, समझे?
और मिस्टर ए कहलाएगा लैंड लॉर्ड, ओनर ऑफ द लैंड, मिस्टर ए। और मिस्टर बी क्या कहलाएगा? टेनेंट कहलाएगा। तो देखो मैंने वही बताया, टेनेंसी सिस्टम था कि भाड़े पे जमीनें देते थे छोटे छोटे फार्मर्स को और एक्सप्लॉइट करते थे, और उनसे इतना इतना रेंट लेते थे ना ये बड़े बड़े ये रिच फार्मर्स। और ये जो रिच फार्मर्स होते थे ना वो बंधे हुए होते थे ब्रिटिशर्स के साथ, ऐसा करते थे। सो द फार्मर्स इकोनॉमिक कंडीशंस डिट्रॉइटेड, धीरे धीरे उनकी कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या होती गई? खराब होती गई। एंड दे वर अंडर द प्रेशर ऑफ डेब्ट, उनके ऊपर है ना कर्जा बढ़ता गया कि लोन देना है। से फॉर एग्जांपल अगर देखो प्रोडक्शन उनको करना होता था जमीनों के ऊपर, अभी प्रोडक्शन करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, पैसा ही नहीं होगा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, या सीड्स, से फॉर एग्जांपल सीड्स खरीदने हैं तो सीड्स कैसे खरीदोगे? तो जो छोटे छोटे फार्मर्स होते थे वो क्या लेते थे? लोन लेते थे, और ये जमींदारों से या मनी लेंडर से, ऐसा बोला जाता था, मनी लेंडर से या बिग बिजनेसमैन से लोन लेते थे। और ये जो जमींदार्स होते थे वो क्या थे? इंटरेस्ट ऑन लोन, इतना हाई हाई रेट का इंटरेस्ट ऑन लोन लेते थे। तभी यहाँ पे बोला जाता था, एक स्टेटमेंट आती है यहाँ पे, पुअर फार्मर born in debt, पैदा भी कर्जे में होता है, born in debt, lives in debt and dies in debt, मर भी कर्जे में ही जाता है। क्या बोल रही हूं मैं? ये स्टेटमेंट आती है, पुअर फार्मर born in debt, debt मतलब कर्जे में ही पैदा होता है, जीता भी कर्जे में है और मर भी कर्जे में ही जाता है। क्योंकि देखो से फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा बच्चा हो, उसके पापा ने कर्जा लिया हो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये जमींदार्स और मनी लेंडर्स तो चढ़ाते जाते थे, जिसका भुगतान उसके बेटे को करना पड़ता था। तो जब पैदा हुआ तभी भी कर्जे में, जब ग्रो हुआ, जैसे ही जीने लगा तभी कर्जा था उसके ऊपर, और जब मर गया तभी भी कर्जे में ही मर गया। ऐसे फार्मर्स की हालत है एक्चुअली। सो कल्टीवेटर स्टार्ट लूजिंग देयर लैंड, अपनी जमीनें बेच देते हैं, क्या करे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड द फार्मर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्ड एंड सो द पॉवर्टी इंक्रीज, इस वजह से धीरे धीरे क्या होती जा रही थी? गरीबी हमारे देश में बढ़ती जा रही थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। समझ में आया हर किसी को? यस और नो? क्लियर एकदम? किसी को कोई डाउट दिमाग में कि अगर ऐसा हो तो क्या हुआ होगा? एनीवन? क्लियर ना एकदम? जमींदारी सिस्टम एंड ऑल। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट यू मीन बाय टेनेंट, टेनेंट क्या होता है? सो टेनेंट इज अ पर्सन टू whom a land is given on the rental basis, that person can be termed as a tenant। ठीक है? और जो लैंड देता है उसको हम लोग जमींदार बोलते हैं या तो लैंडलॉर्ड बोलते हैं, मालकिन, जमीन का मालकिन। चलो एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड खत्म हो गया। अभी यहाँ पे बिजनेस और ट्रेड रिलेटेड बताया है। ब्रिटिशर्स के टाइम पर बिजनेस और ट्रेड की क्या हालत थी? देखो ब्रिटिशर्स फॉलो दैट काइंड ऑफ ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच वुड बेनिफिट देम बाय ट्रेडिंग इन इंडिया। आप सभी को पता है कि हमारे देश से बने हुए गुड्स वो अपने राज्य में लेकर जाते थे, यस और नो? ब्रिटेन में लेकर जाते थे, इंग्लैंड में लेकर जाते थे वो लोग, यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे क्या करते थे? फोर्स, एक तो ना एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत फोर्स करते थे कि रॉ मटेरियल, किसका? रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करो। रॉ मटेरियल मतलब कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये सब चीजें। फूड ग्रेन्स क्या हो गया था? फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पर धीरे धीरे कम होता गया था। क्यों? क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स को अपने देश में इंडस्ट्रीज ग्रो करनी थी, और उनको क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल चाहिए था, मतलब कॉटन, सिल्क, ग्राउंडनट, शुगर केन, समझे? हाँ, अपने देश में फैक्ट्री के ऊपर काम करना था, ऐसा सब कुछ। और ये जो रॉ मटेरियल्स लेकर जाते थे ना, इसके ऊपर नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगता था, टैक्स नहीं लेते थे इसके ऊपर, समझे? और
हमारे इंडिया को जो बेचते थे ना वो महंगे पे बेचते थे, ऐसा करते थे एक्चुअली। और ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो पुअर पर्सन्स होते थे ना उनसे हाई टैक्स, और जो रिच पर्सन्स होते थे उनसे लो टैक्स, ऐसी पॉलिसी थी। समझे आप लोग? देखो अभी इंडिया का जो रॉ मटेरियल है फॉर एग्जाम्पल वो जाता था से फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में, ठीक है। और इंग्लैंड में आप सभी को पता है मशीनरीज एंड ऑल इन सब के ऊपर प्रोडक्शन होता था और बहुत फास्ट प्रोडक्शन हो जाता था। तो इंडिया में फिर से ये क्या करते थे, इंग्लैंड में लेकर जाते थे और इंग्लैंड क्या करता था, फिनिश गुड्स बनाता था उसमें से, रॉ मटेरियल में से, और ये फिनिश गुड्स फिर से किसको बेचता था, इंडिया को ही बेचता था, वो भी हाई प्राइस पे। तो हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी ना, जो हाथ से बुनते थे हम लोग, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, आप सभी को पता है इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बहुत बहुत मतलब बहुत आगे था। तो ये हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या हो गई, धीरे धीरे बंद होने लगी। क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को अगर किसी और देश में एक्सपोर्ट करना है, क्या बोल रही हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उसको यूएसए एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी बहुत ज्यादा, समझे। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट्स बनाते थे उसका जो प्राइस होता था वो क्या हो जाता था, महंगा हो जाता था। से फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई सूट बनाया, इंडियन हैंडीक्राफ्ट ने सूट बनाया, ठीक है। और वो सूट से फॉर एग्जांपल अभी हाथ से बुना हुआ है, तो से फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज का वो सूट हो, ठीक है। इसके ऊपर प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे, इंडियन सूट पे। और खुद जो लेकर जाते थे ना उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, उसके ऊपर तो फ्री ऐसे ही लेकर जाते थे हमारे इंडिया से। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाए तो महंगा पड़ जाए, तो सामने दूसरे कंट्रीज हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स खरीदने ही नहीं लगे थे, क्योंकि इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स जो थे वो सस्ते में मिल रहे थे। तो मशीनरीज पे होंगे, सब काम अच्छे से होगा, तो सस्ते ही मिलेंगे ना, यस और नो, बताओ मुझे। यस ही। तो दूसरे देश वाले हमारे गुड्स खरीदते नहीं थे इसके रिलेटेड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियन एक्सपोर्ट्स वर प्रोहिबिटेड इन यूरोप। देखो इंडिया के तो एक्सपोर्ट्स ही प्रोहिबिटेड कर दिए कि भाई इंडिया यूरोप में तो कुछ बेच ही नहीं सकता है। वेयर एज गुड प्रोड्यूस इन इंग्लैंड वर गिवन अ लॉट ऑफ टैक्स कंसेशन। और गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाते थे इंग्लैंड पे, से फॉर एग्जाम्पल देखो इंग्लैंड अगर कुछ भी भेजेगा इंडिया को, फिनिश गुड्स वगैरह, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, इसके रिलेटेड कोई ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। एंड फ्रीडम टू सेल इन द इंडियन मार्केट्स एंड मोर ओवर टू सप्लाई दीज गुड्स ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। बोलो, इजीली कहीं पे भी सप्लाई कर सकता है। और इंडिया के गुड्स के ऊपर, इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन। ऐसा करते थे ये ब्रिटिशर्स हमारे साथ, इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करते थे। जी जी बोलो, यस बोलो, क्या हुआ, एनी डाउट, क्या बोल रहे थे आप, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई बोल रहा था कुछ, नो, चलो ठीक है। फिर देखो इसके लिए, देखो अगर हम लोगों को सप्लाई करने होते थे ना गुड्स का, तो रेलवेज यूज किए जाते थे एक्चुअली। और बताऊं आपको, रेलवेज इंडियन पर्टिकुलर रेलवे तो ठीक है उन्होंने स्टार्ट किया, और आपको पता है कि ब्रिटिशर्स कोई भी जगह इन्वेस्टमेंट करते थे तो उनको खुद का फायदा ही पहले देखते थे, इंडिया का फायदा होगा वो नहीं देखते थे। और जो इंडियन रेलवे स्टार्ट किया था ना ब्रिटिशर्स ने, वो उसमें रेलवेज में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। इंडियन किसी भी पीपल को, इंडियन बिजनेसमैन को
ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलाउड नहीं था इंडियन रेलवेज में। ये पॉलिसी थी उनकी, समझ रहे हो? यस और नो? सो रेलवेज, इंडियन रेलवेज भले वरदान है हमारे लिए, उन्होंने स्टार्टअप किया और इंडिया को काफी हेल्प हुई। आज वन ऑफ द लीडिंग पब्लिक सेक्टर है हमारा इंडियन रेलवेज। बट उस वक्त इंडियन पीपल को रेलवेज यूज करने की परमिशन नहीं थी। जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ उनके गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे, ये था एक्चुअली। देखो नेक्स्ट क्या बोला है, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिसी ब्रिटिशर्स गेन सरप्लस, उनको तो फायदा ही मिलेगा ना, और क्या मिलेगा, प्रोडक्शन और सेल से, इन इंडिया विच दे इन्वेस्ट इन ब्रिटेन। और जो फायदा मिले ना इंडिया से, वो फिर से जाकर इन्वेस्टमेंट करते थे और वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडियन मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, बर्बाद पूरा का पूरा। एंड यूज इंडियन मार्केट टू सेल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन ब्रिटेन, और इंडिया भी मजबूरन खरीदना ही पड़ता था क्योंकि हैंडीक्राफ्ट आइटम्स इतने महंगे हो गए थे, तो कौन खरीदेगा वो। So in this system, Indian trade and business started losing their competitive power and production power. So हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंडियन, एक मिनट मैं अच्छे से लिख रही हूँ, ऐसा बोला जाता है इधर, इंडियन इंडस्ट्रीज अपना म्यूट पे कर दो, इंडियन इंडस्ट्रीज डिकेड, क्या बोला जा रहा है, डिकेड, डिकेड मतलब खत्म हो जाना, धीरे धीरे खत्म होता जाना। इंडियन इंडस्ट्रीज डिकेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ऐसी स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है 2 मार्क्स के अंदर। सो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज कि ब्रिटिशर्स ने कैसी ट्रेड पॉलिसी और टैक्स पॉलिसी अपनाई थी, और खुद को खाली फायदा करवाने के लिए सब करते थे, इंडियन रेलवे यूज करते थे। सो ये स्टेटमेंट आपको बतानी पड़ेगी, समझे? तो ये इन्वर्टेड कॉमास में आपसे ऐसी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, इंडियन इंडस्ट्रीज डिकेड, खत्म होती जा रही थी, धीरे धीरे रूंड होती जा रही थी, वर्ड रूंड ऑल्सो यूज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। देखो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री तो भाई खत्म ही, दिखाई नहीं देगी। सो एज अ रिजल्ट देश में बेरोजगारी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ी तो गरीबी तो बढ़नी थी देश के अंदर। समझ में आया हर किसी को? यस और नो? हिस्टोरिकल रीजंस ये सारे थे एक्चुअली इसके रिलेटेड, ठीक है। सो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आज, कॉजेस ऑफ द रूरल पॉवर्टी। छोटे छोटे ये तो काफी कॉजेस ऑफ रूरल पॉवर्टी। देखो मीटिंग एंड हो जाए तो सेम मीटिंग पे आ जाना, ओके। चलो सबसे पहला है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज आपको पता है कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर, सिंपल सी बात है, मॉनसून के ऊपर डिपेंड है। सो देखो क्या लिखा है, India has been an agriculture oriented from the beginning, and today also a major portion of population lives in villages and is dependent on agriculture. कितनी बार बोलेंगे ये लाइन को इस चैप्टर में? So in India, production in agriculture is based on natural factors like rain, weather conditions, repeated drought, drought की spelling फिर से यहाँ पे wrong लिखिया, uncertainty of monsoon, floods। अभी भी आपको नहीं पता है, अभी भी फ्लड आए हैं बहुत सारे गाँव में, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, फ्लड आ गया है, बेचारों के खेत खराब हो गए। हाँ आसाम वगैरह में तो खेत खराब हो गए सारे, वीट वगैरह का प्रोडक्शन का भी खराब हो जाता है, समझे? तो ऐसे क्या होगा, प्रोडक्शन लो, प्रोडक्शन लो तो लेस इनकम, लेस इनकम तो पॉवर्टी तो होना ही है। यस और नो? नेचुरल कॉज को कैसे समझोगे आप? देखो इंडिया, पहले तो ऐसे लिखोगे, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री फ्रॉम द बिगनिंग एंड ऑल्सो नाउ ऑल्सो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। फिर आप बताओगे कि एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड ऑन मॉनसून एंड ऑल, ये सारी चीजें आप बताओगे, मॉनसून और ये सब चीजें डिपेंड ऑन मॉनसून, वेदर कंडीशंस। इससे क्या होगा, अभी डिपेंडेंसी मॉनसून है, और यहाँ पे क्या बताओगे आप नेक्स्ट, अनसर्टेन रेन,
आपको पता है कभी भी बारिश आ जाती है, हम बुलाते तभी आती है बारिश। अनसर्टेन रेन, अनसर्टेन रेन की वजह से क्या होगा? प्रोडक्शन, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, मैं फिर इधर लिख देती हूँ। मॉनसून अनसर्टेन है, फिर क्या होगा? लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्शन, तो उससे क्या होगा? इनकम लो, income of a farmer reduces, income of a farmer reduces, poverty increases। समझे? हमको नोट्स जो बनाने ना ऐसे बनाने के, पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखने का अपने को, मैं बता दे रही हूँ ये चीज। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाता है डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक इज व्हाट रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का तो भाई कोई जवाब ही नहीं है हमारे इंडिया का, बस कुछ ही टाइम पीरियड में चाइना को तो बीट करेगा ही इंडिया, यस और नो? किसी में फर्स्ट आए नहीं आए, पॉपुलेशन में जरूर फर्स्ट आएगा इंडिया। So after independence and during the planning period in India, due to economic and rapid improvement in health services, on one hand, death rate declined, but at the same time, birth rate did not reduce. Population क्यों होता है? What is the basic reason? Birth rate high, death rate low, imbalance हो गया ना?